सोचिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, मान लीजिए ग्राहकों की जानकारी है या कोई साइंटिफिक डेटा, पर उसमें कोई लेबल नहीं लगे, कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई। अब आप उसमें छुपे हुए पैटर्न या कहें तो ग्रुप्स कैसे ढूंढेंगे? यहीं पर मशीन लर्निंग की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक काम आती है, क्लस्टरिंग। आज हम इसी क्लस्टरिंग पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हमारी बातचीत माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक लेख पर आधारित है, जो हमें इस तकनीक की बेसिक बातें समझने में मदद करेगा। तो सवाल ये है कि ये क्लस्टरिंग आखिर है क्या, और ये इतनी ज़रूरी क्यों है, खासकर तब जब हमारे पास पहले से कोई जवाब नहीं होता। देखिए, क्लस्टरिंग जैसा लेख में बताया गया है, एक तरह की अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। अनसुपरवाइज्ड मतलब हम मशीन को कोई पहले से लेबल किया हुआ डेटा या सही जवाब नहीं देते हैं। हम बस उसे रॉ डेटा देते हैं और कहते हैं जरा देखो, इसमें कुछ मिलता जुलता है क्या, कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं क्या। मशीन खुद ही डेटा पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटीज, मतलब समानताएं ढूंढती है और उन्हें ग्रुप्स में, या जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, उनमें बांट देती है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि क्लस्टरिंग हमें वो स्ट्रक्चर्स या ग्रुप्स ढूंढने में मदद करती है जिनके बारे में शायद हमें पहले पता ही ना हो। ये सिर्फ जानी पहचानी चीजों को क्लासिफाई करने जैसा नहीं है, बल्कि ये छुपे हुए अज्ञात पैटर्न्स को सामने लाने के बारे में है। किसी डेटा पॉइंट का लेबल कोई बाहर से दी गई सच्चाई नहीं, बल्कि वो क्लस्टर बन जाता है जिसमें उसे उसकी अपनी विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। बिल्कुल सही कहा। यही तो अनसुपरवाइज लर्निंग का मजा है। डेटा को खुद अपनी कहानी बताने देना। जब आपके पास पहले से तय लेबल्स नहीं होते, तो आप डेटा में जो नेचुरली ग्रुप्स मौजूद हैं, उनको तलाशते हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए जैसे आप तारों से भरे आसमान को देख रहे हैं और नक्षत्रों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी मैप के। क्लस्टरिंग हमें डेटा का वो अंदरूनी मैप बनाने में मदद करती है। अच्छा। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब मशीन ये ग्रुप्स बनाती कैसे है? लेख में वैसे तो कई एल्गोरिदम्स का जिक्र है, पर सबसे आम और शायद समझने में सबसे आसान तरीकों में से एक है के मीन्स। इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। के मीन्स? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो पहला कदम है डेटा को एक गणितीय रूप देना। हर डेटा पॉइंट, चाहे वो कोई ग्राहक हो, कोई फूल हो या सेंसर रीडिंग, उसकी जो विशेषताएं हैं, फीचर्स। जैसे फूल वाले उदाहरण में पत्तियों और पंखुड़ियों की संख्या। हाँ, बिल्कुल। उन फीचर्स के आधार पर उसे एक वेक्टर में बदला जाता है। ये वेक्टर उस पॉइंट को एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में एक लोकेशन देता है। 2 फीचर्स हैं तो 2D स्पेस, 3 है तो 3D, और ऐसे ही आगे। इससे फायदा ये होता है कि हम पॉइंट्स के बीच की दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा को एक तरह के मैप पर पॉइंट्स की तरह प्लॉट कर दिया। समझ गई। फिर आगे क्या होता है? ये के मीन्स में के का क्या मतलब है? हाँ, के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैरामीटर है जिसे हमें, मतलब यूजर को, खुद चुनना होता है। के। हाँ, के ये बताता है कि हम डेटा को आखिर कितने क्लस्टर्स या ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं। मान लीजिए हम तय करते हैं कि हमें लगता है इसमें 3 ग्रुप्स होने चाहिए, तो k इक्वल्स टू 3 होगा। अच्छा। वैसे ये के चुनना भी अपने आप में एक चैलेंज है, उस पर हम शायद बाद में बात कर सकते हैं। ओके। तो के चुनने के बाद एल्गोरिज्म क्या करता है कि उस मल्टी डिमेंशनल स्पेस में रैंडम तरीके से के पॉइंट्स रख देता है। इन्हें कहते हैं सेंट्रॉइड्स। ये समझ लीजिए हर क्लस्टर के शुरुआती सेंटर पॉइंट की तरह काम करते हैं। 1 मिनट, रैंडम मतलब कहीं भी रख देता है? ये थोड़ा अजीब नहीं क्या? इससे नतीजे भरोसेमंद होते हैं? अगर शुरुआती गलत जगह से हो गई तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, शुरुआत रैंडम होती है। ये सच है कि अलग-अलग रैंडम शुरुआत से कभी-कभी थोड़े अलग नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन के मीन्स की खूबी इसकी इटरेटिव प्रक्रिया में है। मतलब जो स्टेप्स बार-बार दोहराए जाते हैं, वो इस रैंडमनेस को काफी हद तक संभाल लेते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, रैंडम सेंट्रॉइड्स रखने के बाद 2 मुख्य स्टेप्स हैं जो बार-बार इटरेटिवली दोहराए जाते हैं। पहला है असाइनमेंट। इसमें हर डेटा पॉइंट, जैसे हमारा हर फूल, अपने सबसे नजदीकी सेंट्रॉइड को ढूंढता है और उस सेंट्रॉइड के क्लस्टर का हिस्सा बन जाता है। नजदीकी का मतलब आमतौर पर सीधी रेखा वाली दूरी, जैसे यूक्लिडियन दूरी कहते हैं, उससे मापा जाता है। तो इस स्टेप के बाद स्पेस में मौजूद सारे पॉइंट्स किसी न किसी क्लस्टर में बट जाते हैं। ओके। दूसरा स्टेप है अपडेट, या कहें सेंट्रॉइड मूवमेंट। अब हर सेंट्रॉइड अपनी जगह बदलता है। वो उन सभी पॉइंट्स के ठीक बीच में चला जाता है जो उसे पिछले स्टेप में असाइन हुए थे। ये बीच की जगह
आमतौर पर उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का औसत यानी मीन निकालकर तय की जाती है। इसीलिए इसे के मीन्स कहते हैं, क्योंकि ये मीन यानी औसत का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, तो पहले सारे पॉइंट्स अपने सबसे करीबी सेंट्रॉइड की तरफ जाते हैं और फिर सेंट्रॉइड्स उन पॉइंट्स के ग्रुप के सेंटर में आ जाते हैं। ये तो एक तरह का डांस जैसा लग रहा है। पॉइंट्स और सेंट्रॉइड्स एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह का तालमेल है ये। और ये डांस यानी पॉइंट्स का क्लस्टर बदलना और सेंट्रॉइड्स का अपनी जगह बदलना, ये तब तक चलता रहता है कब तक? जब तक कि सिस्टम स्टेबल ना हो जाए, मतलब स्थिर न हो जाए। स्थिरता का मतलब है कि या तो पॉइंट्स अपना क्लस्टर बदलना बंद कर दें या सेंट्रॉइड्स अपनी जगह बदलना बंद कर दें क्योंकि वो पहले से ही अपने पॉइंट्स के सेंटर में है। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, हमने पहले से तय किया हो कि ये प्रक्रिया मान लिए 100 बार ही चलेगी, तो वो 100 इटरेशन पूरे हो जाएं। धीरे धीरे ये सेंट्रॉइड्स अपने अपने क्लस्टर के एक तरह से ग्रेविटेशनल सेंटर बन जाते हैं। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। ये काफी स्मार्ट तरीका लगता है बिना लेबल वाली डेटा में पैटर्न ढूंढने का। लेकिन अब वो बड़ा सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्लस्टर बने हैं ये वाकई में अच्छे हैं, मतलब मीनिंगफुल हैं? क्योंकि हमारे पास कोई सही जवाब या ग्राउंड ट्रूथ तो है नहीं जिससे हम तुलना कर सकें। तो हम इसकी क्वालिटी कैसे मापें? क्या पता मशीन ने बस डेटा को यूं ही कैसे भी बांट दिया हो। बिल्कुल, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और लेख भी इस पर काफी जोर देता है। जब सही जवाब बताना हो तो हमें नतीजों की क्वालिटी जांचने के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ मेन आइडिया ये देखना है कि जो क्लस्टर बने हैं वो कितने वेल डिफाइंड है, कितने सुपरिभाषित हैं। वेल डिफाइंड मतलब? इसके दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है कोहेजन, यानी आंतरिक सुसंगतता। इसका मतलब है कि क्या एक ही क्लस्टर के अंदर के पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। क्लस्टर जितना घना, जितना कॉम्पैक्ट होगा, उतना अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अंदर के पॉइंट्स पास पास हों। हाँ, और दूसरा पहलू है सेपरेशन, यानी पृथक्करण। क्या अलग अलग क्लस्टर एक दूसरे से काफी दूर और साफ तौर पर अलग हैं? क्लस्टर्स के बीच जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना बेहतर। अच्छा, तो क्लस्टर अंदर से टाइट हों और एक दूसरे से दूर हों। बिल्कुल। इन चीजों को नापने के लिए कई मैट्रिक्स या माप होते हैं। लेख में कुछ का जिक्र है, जैसे क्लस्टर केंद्र से औसत दूरी। ये कोहेजन को मापता है। क्लस्टर के पॉइंट्स औसतन अपने सेंट्रॉइड से कितने करीब हैं। ये दूरी जितनी कम हो उतना अच्छा। अन्य केंद्र से औसत दूरी, ये सेपरेशन को मापता है। एक क्लस्टर के पॉइंट्स औसतन दूसरे क्लस्टरों के सेंट्रॉइड से कितने दूर हैं। ये दूरी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। क्लस्टर केंद्र से अधिकतम दूरी, ये भी कोहेजन से जुड़ा है, पर यह क्लस्टर के फैलाव को देखता है कि सबसे दूर वाला पॉइंट सेंट्रॉइड से कितनी दूर है। तो ये मैट्रिक्स क्लस्टर के अंदर की टाइटनेस और क्लस्टरों के बीच की दूरी पर फोकस करते हैं। ये समझ आता है, पर क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जो दो क्लस्टरों के बिल्कुल बीच में है या शायद गलत क्लस्टर में चला गया है। क्या कोई मीट्रिक इसे पकड़ सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। यहीं पर एक और थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मीटर काम आता है, जिसे लेख में भी काफी महत्व दिया गया है। वो है सिलुएट स्कोर। सिलुएट स्कोर? हाँ, ये मीट्रिक सिर्फ क्लस्टर के ओवरऑल गुणों को नहीं देखता, बल्कि ये हर एक पॉइंट के लिए क्लस्टर असाइनमेंट की क्वालिटी का अंदाजा लगाता है। हर एक पॉइंट के लिए? कैसे? सिलुएट स्कोर हर पॉइंट के लिए दो चीजें कैलकुलेट करता है। पहला, ए, उस पॉइंट की अपने ही क्लस्टर के बाकी सभी पॉइंट से औसत दूरी। ये बताता है कि वो पॉइंट अपने क्लस्टर में कितना अच्छी तरह से फिट है, कितना टाइट है अपने ग्रुप के साथ। दूसरा, बी, उस पॉइंट की सबसे करीबी पड़ोसी क्लस्टर के सभी पॉइंट से औसत दूरी। ये बताता है कि वो पॉइंट अपने क्लस्टर से कितना अलग है, कितना दूर है दूसरे ग्रुप से। ओके, ए मतलब अपने ग्रुप से दूरी, बी मतलब पड़ोसी ग्रुप से दूरी। सही। फिर इन ए और बी का इस्तेमाल करके हर पॉइंट के लिए एक सिलुएट वैल्यू निकाली जाती है। ये वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। -1 से +1, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर वैल्यू +1 के करीब है तो इसका मतलब है पॉइंट अपने क्लस्टर में बहुत अच्छे से फिट है। ए बहुत छोटा है और दूसरे क्लस्टरों से बहुत दूर है, बी बहुत बड़ा है। ये सबसे अच्छी स्थिति है। अगर वैल्यू 0 के करीब है तो इसका मतलब है कि पॉइंट शायद दो क्लस्टरों की बाउंड्री पर है। ए और बी लगभग बराबर हैं, क्लस्टर उतने स्पष्ट नहीं है। और अगर वैल्यू -1 के करीब है तो ये चिंता की बात है।
इसका मतलब है कि पॉइंट शायद गलत क्लस्टर में असाइन हो गया है, क्योंकि वो अपने क्लस्टर के पॉइंट्स ए से ज्यादा दूर है बजाय अपने पड़ोसी क्लस्टर के पॉइंट्स बी के। बाप रे, तो ये तो बता सकता है कि कौन सा पॉइंट गलत क्लस्टर में है? हाँ, ये उस तरफ इशारा कर सकता है। और फिर हम पूरे डेटा सेट के लिए सभी पॉइंट्स के सिलुएट स्कोर का औसत निकाल लेते हैं। ये औसत स्कोर हमें क्लस्टरिंग की ओवरऑल क्वालिटी का एक बहुत अच्छा अंदाजा देता है। औसत स्कोर जितना +1 के करीब होगा, क्लस्टरिंग उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। मतलब क्लस्टर अंदर से घने भी हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह अलग भी हैं। वाह, ये सिलुएट स्कोर तो काफी पावरफुल लगता है। ये सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं देखता, बल्कि हर एक पॉइंट के लेवल पर जाकर चेक करता है कि वो सही जगह पर है या नहीं। इससे नतीजों पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल, यही कारण है कि सिलुएट स्कोर का इस्तेमाल अक्सर सही के वैल्यू चुनने में मदद के लिए या अलग-अलग क्लस्टरिंग तकनीकों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये हमें सिर्फ एवरेज दूरियों से कहीं ज्यादा गहरी समझ देता है। ठीक है, तो हमने समझा कि क्लस्टरिंग क्या है, ये अनसुपरवाइज्ड क्यों है, के मीन्स कैसे काम करता है, वो वेक्टर्स, सेंट्रोइड्स का डांस और वो इटरेटिव प्रोसेस, और सबसे ज़रूरी, इन बने हुए ग्रुप्स की क्वालिटी को सिलुएट जैसे मेट्रिक से कैसे मापा जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी तो नहीं है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है। ये तकनीक असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होती है? इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लस्टरिंग सिर्फ एक एकेडमिक चीज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न का लेख भी इसके प्रैक्टिकल उपयोगों पर काफी जोर देता है और इसके अनगिनत इस्तेमाल हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्राहक विभाजन, कस्टमर सेगमेंटेशन, ये शायद सबसे कॉमन उपयोगों में से एक है। कंपनी अपने ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों, उनकी डेमोग्राफिक्स, वेबसाइट पर कितना टाइम बिताते हैं या किस तरह के लिंक्स पर क्लिक करते हैं, इन सब के आधार पर ग्रुप्स में बांटने के लिए क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ताकि वो समझ सके कि उनके पास किस किस टाइप के ग्राहक हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो हर ग्रुप के लिए ज्यादा टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं। जैसे एक ग्रुप को शायद डिस्काउंट ऑफर्स भेजे जाएं, दूसरे ग्रुप को नए प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जाए। समझ गई। जो सबसे अलग थलग पड़े हैं, ये पॉइंट्स अक्सर आउटलायर या विसंगतियां, एनोमलीज होते हैं। आउटलायर मतलब जो भीड़ से अलग है। हाँ, उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड के लेनदेन के डेटा में जो फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो अक्सर सामान्य लेनदेन के क्लस्टरों से बाहर अलग थलग दिखेंगे। अच्छा। इसी तरह मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मशीन के सेंसर से डेटा आ रहा है, कोई असामान्य रीडिंग जो किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन वाले क्लस्टर में फिट नहीं हो रही, वो शायद मशीन में किसी खराबी का संकेत हो सकती है। ये तो बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। फिर है इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन खासकर मेडिकल इमेजिंग में, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन में। क्लस्टरिंग का उपयोग इमेज के पिक्सेल्स को उनके गुणों जैसे रंग या चमक के आधार पर ग्रुप करने के लिए किया जा सकता है। इससे डॉक्टर्स को अलग अलग तरह के टिश्यू या ट्यूमर या दूसरी संरचनाओं को ज्यादा साफ तौर पर पहचानने में मदद मिलती है। दस्तावेज या टेक्स्ट विश्लेषण, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एनालिसिस। सोचिए आपके पास हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे न्यूज आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या कस्टमर के फीडबैक। क्लस्टरिंग का उपयोग उन्हें उनके टॉपिक्स के आधार पर ऑटोमेटिकली ग्रुप करने के लिए किया जा सकता है। इससे जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और उसमें ट्रेंड्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। मतलब ग्राहक समझने से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड पकड़ने, यहाँ तक कि टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने तक क्लस्टरिंग तो लगभग हर जगह काम आ सकती है। खासकर आज की दुनिया में जहाँ इतना सारा डेटा है जिस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, उसे समझने और उसमें से कुछ मतलब निकालने के लिए ये एक बहुत ही फंडामेंटल टूल की तरह है। निश्चित रूप से ये डेटा में जो छुपी हुई संरचना है उसे उजागर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर तब जब हमें पहले से पता नहीं होता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। लेकिन यहीं पर वो व्यवहारिक चुनौती फिर से सामने आती है, जिस पर हमने पहले भी इशारा किया था। के मीन्स में क्लस्टर्स की संख्या के कैसे तय की जाए। हाँ, आपने कहा था कि ये हमें चुनना पड़ता है, पर कैसे? देखिए, ये क्लस्टरिंग के सबसे मुश्किल और कह सकते हैं व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव पहलुओं में से एक है। अक्सर सही के का कोई एक बिल्कुल साफ जवाब नहीं होता। जैसा लेख भी संकेत करता है, ये एक चुनाव है। कुछ आम तरीके हैं जिनसे डेटा साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे कॉमन तरीका यही है कि अलग अलग के वैल्यूज के साथ के मीन्स चलाकर देखा जाए, जैसे के = 2, 3, 4, 5, और फिर हर नतीजे के लिए सिलुएट स्कोर जैसे मूल्यांकन मैट्रिक्स को देखा जाए। जिस के पर सबसे अच्छा स्कोर मिलता है उसे चुना जा सकता है। ओके, ट्राई करके देखो। 2. टूबू मेथड।
ये भी काफी पॉपुलर है। इसमें हम के अलग अलग मानों के लिए क्लस्टर के भीतर की दूरी, जिसे इनर्शिया या विद इन क्लस्टर वेरिएंस कहते हैं, को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। आमतौर पर जैसे जैसे के बढ़ता है ये दूरी कम होती जाती है, लेकिन ग्राफ में अक्सर एक कोहनी एल्बो जैसा मोड़ आता है जहां दूरी कम होने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इस कोहनी वाले के को अक्सर एक अच्छा बैलेंस माना जाता है जहां और क्लस्टर जोड़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। एल्बो मेथड, ठीक है। 3. डोमेन ज्ञान। कभी-कभी जिस फील्ड से डेटा आया है, मान लीजिए बायोलॉजी से या मार्केटिंग से, उस फील्ड का ज्ञान हमें बता सकता है कि कितने क्लस्टर एक्सपेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जानते हैं कि हमारे ग्राहकों के मोटे तौर पर 3 या 4 टाइप होते हैं, तो हम के बराबर 3 या 4 से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले से कुछ आइडिया हो तो। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जो लेख के संदर्भ में भी सोचने लायक है। सबसे अच्छा के हमेशा सिर्फ मैथमेटिकल मैट्रिक से तय नहीं होता। कभी-कभी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस एनालिसिस से हासिल क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मतलब? मैट्रिक से बेहतर की कुछ और हो सकता है। कैसे? हाँ, सोचिए एक मार्केटिंग टीम है जो ग्राहकों को ठीक 5 अलग-अलग सेगमेंट में बांटना चाहती है ताकि वो 5 अलग-अलग मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकें। अब हो सकता है कि सिलुएट स्कोर या एल्बो मेथड ये बताएं कि गणितीय रूप से k=4 या k=6 ज्यादा बेहतर है, लेकिन टीम अपने प्रैक्टिकल उद्देश्य के लिए k=5 ही चुनेगी क्योंकि उन्हें 5 ग्रुप्स चाहिए। ओह, तो सही के का चुनाव अक्सर गणितीय ऑप्टिमाइजेशन और व्यवहारिक उपयोगिता के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब डेटा एनालिसिस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस एनालिसिस से आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारा इरादा खुद नतीजों को शेप दे सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज हमने जो कुछ सीखा उसे एक बार जल्दी से समेटते हैं। हमने देखा कि क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तकनीक है जो बिना लेबल वाले डेटा में नेचुरल ग्रुप्स या पैटर्न्स ढूंढती है। हमने के मीन्स एल्गोरिथम को समझा, कैसे वो डेटा को वेक्टर्स में बदलता है, रैंडम सेंट्रॉइड से शुरू करता है और फिर पॉइंट्स को असाइन करने और सेंट्रॉइड्स को अपडेट करने के इटरेटिव प्रोसेस से क्लस्टर बनाता है। हमने ये भी जाना कि इन क्लस्टर्स की क्वालिटी को मापना क्यों जरूरी है और सिलुएट स्कोर जैसे मैट्रिक्स इसमें कैसे मदद करते हैं। और हमने देखा कि इसके कितने अलग-अलग रियल वर्ल्ड उपयोग है, ग्राहक विभाजन से लेकर विसंगति का पता लगाने तक। बिल्कुल। और के चुनाव वाली बात, खासकर वो उद्देश्य वाली बात, हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर क्लस्टर्स की सही संख्या हमारे लक्ष्य पर निर्भर कर सकती है, तो इसका डेटा की खोज और उसकी व्याख्या पर क्या असर पड़ता है? क्या हम डेटा में सिर्फ वही पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं, या वो जो डेटा वास्तव में दिखा रहा है? क्या हमारे सवाल ही डेटा से मिलने वाले जवाबों को आकार देते हैं? ये सिर्फ के चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम डेटा से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ज्ञान कैसे बनाते हैं। वाकई ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि हमारे लक्ष्य और डेटा की अपनी कहानी के बीच का वो संतुलन कैसे बनाया जाए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।